नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आपको 4 मुख्तलिफ़ ख़बरें दिखाऊंगा और उसमें से एक है पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खून की होली खेली गई, यानी बस पर हमला किया गया है जिसमें 14 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में एक पार्टी तर्जुमान पर जूता फेंका गया है, उस वीडियो को भी मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। और भगवा दहशतगर्दी की मुल्जिमा साध्वी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना करके बहुत ही सेकुलरिज्म पर और एक बहुत बड़े तबके को धचका पहुंचाया है और पार्टी की असलियत लोगों के सामने आ गई है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लेता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, सबसे पहले आइए मैं आपको बताता हूँ कि आज दूसरे मरहले की वोटिंग चल रही है हमारे मुल्क हिंद में, और कर्नाटक में, यूपी, बिहार और बहुत सारी रियासतों में इस वक्त इंतखाबात चल रहे हैं। और मेरा ये प्राइम टाइम जो रिकॉर्ड हो रहा है लगभग वो 4 या 5 बजे के करीब रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन कबल सैयद शुजा नामी एक नौजवान जो मगरबी मुल्क में रहता है, वो किस तरह ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ये सारी तफसीलात दे करके और दिखा करके पूरे मीडिया में छा गया था और ये हकीकत बयान की थी कि किस तरह जो है ईवीएम हैक किया जा सकता है, उससे किसी मखसूस पार्टी को किस तरह से जो है वोट जा सकते हैं। और उसने दावा किया था कि वो इलेक्शन कमीशन को ये सामने अगर आएंगे तो वो बताएगा कि कैसे हैक हुआ था। और 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में साफ उसने दावा किया था कि जो है हैक करके ही बीजेपी इख्तिदार में आई थी। आज चूँकि कर्नाटक में और बहुत सारे इलाक़ों में इलेक्शंस चल रहे हैं 2019 पार्लिमानी इंतखाबात में, तो सैयद शुजा एक मरतबा फिर लाइव आकर के हर एक घंटे में ये बता रहे हैं कि किसको कितने वोट मिल रहे हैं और कहाँ किस तरह आगे है। और वो कह रहे हैं कि वो खुद इस वक्त लेकर के बैठ गए ईवीएम मशीन को खोल करके कि कहाँ ज़्यादती हो रही है और हैक कर लिया है। और जो है बीजेपी जहाँ जहाँ भी आगे चल रही है वहाँ वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात का वो दावा कर रहे हैं और ये वीडियो खूब वायरल हो रही है। मैंने भी चाहा कि इस हक़ाइक़ को आप लोगों के सामने लाऊं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बेंगलुरु सेंट्रल में जहां पर रिजवान अरशद और बीजेपी और प्रकाश राज को लेकर के बहुत घमासान रहा बेंगलुरु में, वहां उनका इस बात का दावा है कि वहां पे प्रकाश राज आगे चल रहे हैं। मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, आप खुद इस वीडियो को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं। इस वीडियो को देखें। जी अस्सलाम वालेकुम। 1 घंटा वैसे वोट काउंट तो अच्छा ही है, 0 अभी भी बरकरार है। कर्नाटक की हालत ख़राब हो सकती है। जेडीएस के ऐसे 4 सीट जेडीएस के जो गढ़ माने जाते हैं वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इनकी धांधली चल रही है। तो आई डोंट नो, करीब 650-700 मशीन एक कॉन्स्टिट्यूंसी में निकल के आई हैं जो प्री प्रोग्राम्ड है। दूसरे में भी 700 के करीब हैं जो प्री प्रोग्राम्ड है। तो अच्छी खासी मशीनें प्री प्रोग्राम कर्नाटका में लगी हुई है। बैंगलोर सेंट्रल ओके, प्रकाश राज इज़ लीडिंग स्टिल। बैंगलोर साउथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ है, लेकिन बैंगलोर साउथ में बीजेपी आगे चल रही है। तो ये कर्नाटका में 4 सीटों में से एक है जहाँ पे बीजेपी आगे चल रही है। कोशिश में है इसको रोकने के लिए। उत्तर प्रदेश वेलडन, बीजेपी को खदेड़ने का सबसे अच्छा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो आई एम क्वाइट हैप्पी। उत्तर प्रदेश का जो वोट काउंट है अभी तक वो भी अच्छा जा रहा है और उत्तर प्रदेश में लोग दबा के इनको खदेड़ने का काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र 1 सीट के ऊपर भिवंडी में बीजेपी आगे जा रही है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो उसको भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश चल रही है और अच्छा है, बहुत अच्छा है।
तमिलनाडु में भी एनडीए पीछे चल रही है, लेकिन 3-4 सीट 9 सीटों पे आगे चल रही है वहाँ पे। तो ओवरऑल अब तक करीब 16 सीटों पे अभी बीजेपी आगे चल रही है। लिमिटेड रिसोर्स है। मैं फिर कहता हूँ सबसे कि वो वैन्स को देखो यार, वैन्स को देखो, एसयूवी, स्कूल वैन्स, टिंटेड ग्लासेस वाली इनोवा, ये अगर बिना नंबर प्लेट की या फिर सस्पिशियस लगे तो इनको रोक के इनके साथ ज़रा बातचीत करो। और कोई भी आपके एरिया में नया आदमी 2-3 दिन से नज़र आ रहा है और किसी के पास रुका हुआ है तो वो घर के ऊपर भी ज़रा नज़र रखो। ये लोग नए नए तरीक़े निकाल के ला रहे हैं ट्रांसमिशन का, तो ज़रा इसके ऊपर भी नज़र रखो। फ़िलहाल 16 सीटों पे ये आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तो महाराष्ट्र में एक ही है। कर्नाटका में देवेगौड़ा जी बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गुंजाइश बहुत कम होती जा रही है। अच्छे खासे प्री प्रोग्राम्ड ईवीएम्स लगी हुई है वहाँ पे, और उनके पोते चीफ मिनिस्टर के बेटे वो भी पीछे ही जा रहे हैं। तो ये करंट अपडेट है। उत्तर कन्नड़ा वो सीट पे भी प्री प्रोग्राम्ड ईवीएम्स लगी हुई है, तो वहाँ पे भी वो डिफरेंस काफ़ी होता जा रहा है। ठीक है, बस यही करंट अपडेट है। 16 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है फॉर नाउ। बाकी पे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल की तीनों सीटें, महाराष्ट्र में 9 सीटों पे 0 है, एक आगे चल रही है। बाकी सब खैर ठीक है। चलें, 1 घंटे बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये फ़िलहाल यूपी में 2 के ऊपर आगे चल रहे हैं, बिहार 0। कर्नाटका में 6 के ऊपर आगे चल रहे हैं। कर्नाटका में इतनी सारी प्री प्रोग्राम्ड ईवीएम्स निकल के आई हैं जो बहुत ज़्यादा वोट खा जा रही है। दूसरी जानिब तमिलनाडु में बीजेपी, डीएमके और 1-2 नई पार्टी हैं जो कि फिर वो एनडीए के समर्थक ही होंगे। वो पूरे मिला के 11 के ऊपर अब आगे चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले 10 पे चल रहे थे, अब आगे चल रहे। मुझे ये समझने नहीं आ रहा तमिलनाडु का कि कौन सी पार्टी क्या है, एनडीए है या बीजेपी समर्थक है, ये थोड़ा मसला हो रहा है। तो खैर, मैंने अभी वो 11 पे आगे चल रहे हैं, बाकी पे रोका रखा है। महाराष्ट्र में 1 आगे पे चल रही है। तो टोटल 95 में से करीब 20 सीटें वो आगे चल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, ये करीब 70-75 सीटों के ऊपर ट्रांसमिशन रुका हुआ है, लेकिन ये 20 ऐसे हैं जहाँ पे प्री प्रोग्राम्ड ईवीएम्स लगी हुई हैं और इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इनको बदला जा सकता है रिज़ल्ट के दिन, लेकिन फ़िलहाल उतनी बैंडविड्थ नहीं होने की वजह से ज़्यादा पुश भी नहीं कर रहे हैं इसको। 19 के करीब ये आगे चल रहे हैं। करंट नंबर के हिसाब से 20 के करीब। ये मौजूदा नंबर है। विवेक भाई सॉरी, हाय, आपका हाय देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा थकी हुई है विवेक भाई तबीयत। वो फ़ोन पे कम, स्क्रीन पे ज़्यादा देख रहा हूँ, तो इसीलिए सॉरी, माफ़ करना। कोशिश कर रहा हूँ भाई कम करने की, लेकिन
बहुत सारे वर्ड्स इनको जेन्युइनली पढ़ रहे हैं जिसकी तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ जगहों पे पढ़े हैं, जेन्युइन वर्ड्स ज़्यादा पढ़े हैं इनको, और ट्रांसमिशन की वजह से ये प्री प्रोग्राम्ड EVM की वजह से कुछ ज़्यादा वोट इनके खाते में गिर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसको भी कवर करेंगे। फ़िलहाल ये कंडीशन है। महाराष्ट्र 1, UP 2, बिहार 0, कर्नाटका 6, तमिलनाडु 10, और बाकी के जहाँ जहाँ पे भी 1-1 है वहाँ पे 0 ही चल रहा है। उड़ीसा में भी 0 चल रहा है, आसाम में भी 0 चल रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह छत्तीसगढ़ में भी 0 चल रहा है, तो बहुत अच्छे जा रहे हैं वहाँ पे। बाकी का इंशाल्लाह फिर घंटे भर में आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो नाज़रीन, आपने देखा इस वीडियो को। सैयद शुजा के बारे में कहते हैं कि वो हैक कर सकता है, वो दावा कर सकता है, बस चूँकि बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर लाई गई हैं और हैकिंग का तो सिस्टम कई सारे लोगों ने दावा किया है। मुमकिन है कि सैयद शुजा की बात सही हो या गलत हो, जो भी है, पर कैफ इस वीडियोस को आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी समझा, तो इस वीडियो को देखें, दूसरों तक पहुँचाएं। दूसरी खबर है नाज़रीन, पाकिस्तान की बहुत ही अफसोसनाक बात सामने आ रही है कि यहाँ पर लगातार दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं और आज फिर 14 मुसाफिर कत्ल कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में जुमेरात को नामालूम बंदूक बरदारों ने एक बस पर हमला करके कम से कम 14 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। मीडिया ज़राए से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक हमला दहशतगर्दाना है जो कि मकरान कोस्टल शाहराह पर किया गया। पाकिस्तानी अंग्रेजी अखबार डॉन के मुताबिक नामालूम हमलावरों ने फौज की वर्दी पहन रखी थी। बलूचिस्तान के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल हसन बट के हवाले से डॉन ने बताया कि सुबह 4 बजे 15 से 20 मुसल्लह हमलावरों ने कराची और गोवादर के दरमियान 5 से 6 बसें रोकी। हमलावरों के ग्रुप ने मकरान साहिली शाहराह पर जो बस रोकी उनमें से 14 मुसाफिरों को उतारा और फिर उन सभी मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड देखने के बाद गोली मारकर उन्हें कत्ल कर दिया। हसन बट ने कहा कि कत्ल के पीछे की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। हलाक शुदगान की शनाख्त भी नहीं की जा सकी है। पाकिस्तान इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के मुलाजिमीन ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। काबिल जिक्र है कि कुछ इसी तरह का हमला 2015 में भी बलूचिस्तान के मास्टिंग इलाके में पेश आया था। इस वक्त बंदूक बरदारों ने कराची की एक ट्रेन के 2 डिब्बों में सवार तकरीबन 2 दर्जन मुसाफिरों को अगवा कर लिया था और उनमें से 19 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दरियासना वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कोस्टल हाईवे पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि वाक़या मुल्क को बदनाम और बलूचिस्तान की तरक्की को रोकने की घिनौनी साजिश है। तरक्की और अमन का सफ़र हर सूरत जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने भी कोस्टल हाईवे पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि सिक्योरिटी इदारे जल्द मुल्ज़िमान तक पहुँच जाएंगे। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आवाम की जान माल की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इधर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बलूचिस्तान के साहिली इलाके और माड़ा में 14 बस मुसाफिरों के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि हज़ारा पर हमला, फिर हयाताबाद में TTP और फिर आज कोस्टल हाईवे का बहिमाना वाक़या एक मुनज़्ज़म पैटर्न नज़र आ रहा है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि हमने अमन के लिए बहुत कुर्बानी दी है। इंशाअल्लाह हम इन वाक़यात के ज़िम्मेदारान को मिसाल इबरत बना देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में ये भी कहा कि हमने दहशतगर्दी की जंग में बड़ी कामयाबियाँ हासिल की है, लेकिन जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। वाज़ेह है कि आज और माड़ा के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर नामालूम मुसल्लह मुलज़िमान ने बस के मुसाफिरों को उतार कर उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 14 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जैसे कि आपको इत्तला दी गई। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में इन वाक़यात बार बार पेश आ रहे हैं और मासूमों की जानें जा रही हैं। मैं यहाँ पर उन चीज़ों का तस्करा नहीं करूँगा जो आम मीडिया में इस वक्त या फिर सोशल मीडिया में फैला रहे हैं कि मरने वालों का ताल्लुक़ फ़लाँ मसलक से था, फ़लाँ मसलक से था। सवाल ये नहीं कि कौन किस मसलक से था, सवाल ये है कि मासूमों की जान क्यों जा रही है और उनको मारने वाला कौन है और किस मुल्क में मारा जा रहा है और क्यों कर मारा जा रहा है। बसों में सफ़र करने वाले आम मुसाफिर थे। इनकी जान को जिसने भी लिया है, किसी भी मजहब मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो, उनसे तो पूछा ही जाएगा कि आपने नाहक किसी का खून क्यों बहाया है। मसलक के दूसरे हो जाने से या फ़िक्रों के तब्दील हो जाने से इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप जो है किसी की जान ही ले लो।
नाज़रीन, वाकई बहुत तशवीशनाक बात है। जब भी पाकिस्तान से इस तरह की खबरें आती हैं तो दिल महसूस कर रह जाता है कि आखिर क्या वजह है कि अपने ही अपनों को इस कदर मारते हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बहरकैफ नाज़रीन, हम चलते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र के बीजेपी हेडक्वार्टर में आज एक बहुत ही अहम तरीन एक वाक़या पेश आया है, बल्कि इसको वारदात भी आप कह सकते हैं, बल्कि जूता चलाया गया है। दिल्ली में वाक़ बीजेपी हेडक्वार्टर में जब पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जुमान GVL नरसिम्हा राव और भूपेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अचानक एक जूता GVL नरसिम्हा राव को लगा, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान और शशतर रह गए। जूता फेंकने वाले को वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरन पकड़कर हाल से बाहर निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया। मीडिया के मुताबिक भोपाल सीट से साध्वी प्रज्ञा सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के ताल्लुक से GVL नरसिम्हा राव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब अचानक ही हॉल में मौजूद एक शख्स ने गुस्से में आकर जूता उठाकर फेंक कर मार दिया। मुमकिन हो सकता है कि साध्वी प्रज्ञा को, यानी एक दहशतगर्द मुलजिमा को उम्मीदवार बनाने की वजह से वो तैश में आ गया हो और जूता उठा करके मार दिया गया हो। वाक़े के बाद हाल में अफरा तफरी मच गई। इस दरमियान सिक्योरिटी एहलकारों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर जूता फेंकने वाले ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाल कर उछाल दिया, जिस पर लिखा था शक्ति भार्गव। बताया जा रहा है कि शक्ति भार्गव कानपुर के रहने वाले हैं और वो हाल में सबसे आगे बैठे थे। सहाफ़ियों ने जब उनसे जूता फेंकने उनकी नाराज़गी का सबब पूछा तो उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सिक्योरिटी एहलकार उन्हें पकड़कर फौरन बाहर ले गए, इसलिए सहाफ़ियों को भी कुछ पूछने का ज़्यादा मौका मैसर नहीं हो सका। इस वक्त शक्ति भार्गव IP स्टेट पुलिस स्टेशन में हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। तो नाज़रीन, लगता है कि बीजेपी का जवाल शुरू हो चुका है। अब उन पर जूते भी पड़ने लगे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, और जाहिर सी बात है कि साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी ने भोपाल से उम्मीद बनाया है, जिस पर कई तरह के इल्ज़ामात हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से मालेगांव बम धमाका मामले में मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर को रियासत के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के खिलाफ इंतखाबी मैदान में उतार कर अपना असली फिरकावारियत वाला चेहरा लोगों के सामने जाहिर कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाकों की साजिश रचने के इल्जाम में 9 साल तक जेल में रह चुकी है। बुध के रोज उसने बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी की रुकनीत इख्तियार कर ली। उसके फौरी बाद बीजेपी ने उसे भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ इंतखाबी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। साध्वी प्रज्ञा की भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार बनाए जाने पर कई दिनों से चेमेगोइयां चल रही थी। इस दरमियान बुध को उन्होंने भोपाल वाक़ बीजेपी के दफ्तर पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी की रुकनीत हासिल कर ली। इस मौके पर साध्वी प्रज्ञा ने कहा, मैं रस्मी तौर से बीजेपी में शामिल हो गई हूं, मैं चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी। भोपाल से चुनाव लड़ने के सवाल ने उससे कहा, भोपाल हल्के में दिग्विजय सिंह मेरे लिए चैलेंज नहीं है, मेरी जिंदगी कौम के लिए वक्फ है, लिहाजा जो जरूरी होगा मैं वही करूंगी। बीजेपी ने इसके अलावा विदेशा सीट से वजीर खारिजा सुषमा स्वराज की जगह रमाकांत भार्गव को, गुना सीट से डॉक्टर KP यादव को और सागर सीट से राज बहादुर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। गुना सीट पर डॉक्टर यादव का मुकाबला कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी होगा। तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि किस तरह जो है बीजेपी अब अपना असली चेहरा दिखा रही है, जिसके ऊपर कई लोगों को, बल्कि मैं कहूँगा कि कई मुसलमानों को कत्ल करने का और दहशतगर्दी से मार डालने का इल्ज़ाम है, उसको जो है हीरो बना करके और उसको मंबर पार्लिमान बना करके पूरे मुल्क में किस तरह का माहौल बनाना चाहती है, साफ वाज़ेह हो रहा है। और क्या पैगाम देना चाह रही है पूरे मुल्क के आवाम को, ये भी साफ हो रहा है। यानी कि नफ़रत की सियासत में आगे बढ़ने के लिए बीजेपी पूरी तरह जोर लगा रही है। ऐसे हालात में मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसको चुनेंगे और मुल्क का शिराजा बिखरने से हम लोग किस तरह बचाएंगे, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या सिख हो या ईसाई। जी हाँ नाज़रीन, ये कुछ खबरें ज़रूरी थी जिस पर तबसरा और जिसके खबर आप तक पहुँचाना लाजमी था। मुझे यहाँ पर इजाज़त दी, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।